Welcome back, investors and traders. Today we are going to talk about ROE and ROCE. So, whenever you are looking at any sector or any companies within that sector, the most important parameter, along with sales, profits, etc., is return on equity or return on capital employed. So, when a company, if you are evaluating a company which doesn't have any debt, okay, then you look at ROE. When the company is having shareholder funds as well as debt, okay, that is loans taken from any financial institutions or banks, etc., so that is an additional debt that company is taking on its books, and that loan that they are using it for their own business. So when the company is having own equity plus debt, then you look at ROCE percentage. तो ये आरओसी और आरओई ये है क्या? मतलब नॉर्मली तो हम देखते हैं कंपनी की प्रॉफिट कितनी हुई है, सेल्स कितनी हुई है और उसके ऊपर मार्जिन कितना हुआ है, दैट इज व्हाट नॉर्मली वी सी. लेकिन इसमें ऐसा है कि इफिशिएंट यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया बिहाइंड इवेल्युएटिंग एनी कंपनी. दैट जो भी उन लोग कैपिटल डाल रहे हैं बिजनेस में और जो भी प्रॉफिट्स दे आर डूइंग, so how efficiently they are doing this. So that is the this ROC, ROE and ROC will show that how efficiently they are generating returns from their business wherever they are putting their own funds or a loan after taking loans. So रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. तो अगर कंपनी में कोई डेट नहीं है तो नेट इनकम और शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो दैट इज व्हाट द आरओई मीन्स. तो इसमें कैसा है कि अगर आपको देखना है कि कौन सी कंपनीज, कोई भी सेक्टर में देर आर मल्टीपल कंपनीज, अभी ये समझो ऑटो सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, मल्टीपल कंपनीज आर देर. तो उसमें से कौन सी कंपनी अपने कैपिटल को इफिशिएंटली यूज करके प्रॉफिट्स बना रही है, वो इंपॉर्टेंट है. तो अभी यहाँ पे देखोगे तो आप ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे. तो टू व्हीलर में सबसे हाईएस्ट आरओसी किसका है? तो बजाज ऑटो का है. यहाँ पे आप आरओसी 32.5, हीरो मोटोकॉर्प का अराउंड 28.5 है, 24.6 आइशर मोटर का है और 22.1 टीवीएस मोटर का है. तो सबसे हाईएस्ट आरओसी किसका है? तो बजाज ऑटो का है. तो दिस इज नॉट डजंट मीन कि आप बजाज ऑटो जाके खरीद लो. दिस इज जस्ट वन ऑफ द पैरामीटर्स to evaluate a company and its business and how the promoters are efficiently using the capital to generate profits. तो that is what is the main objective of this. इसका ये मतलब नहीं कि हाईएस्ट आरओसी का आप बाय करो, बिकॉज क्या होता है मार्केट में ऐसे होता है कि जब आरओसी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी की प्राइस भी बढ़ती है, स्टॉक की प्राइस बढ़ती है. तो अगर आपका आरओसी बहुत हाई है तो वो स्टॉक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे भी ट्रेड हो सकता है. तो दैट डजंट मीन कि आपको हाई आरओसी को बाय करना है. ऐसा सिंपल फार्मूला नहीं है. तो इसमें ये देखना है कि इसमें आप नेट प्रॉफिट का चेंज कितना हुआ है. तो 27% चेंज हुआ है वाई वाई, और सेल्स कितना हुआ है? 23% इंक्रीज हुआ है. नेट प्रॉफिट का 3 ईयर CAGR 16.5 है और नेट सेल्स का 3 ईयर CAGR 17%. तो sales have grown at 17% CAGR for Bajaj Auto in 3 years. Net profit has grown by 16.5% CAGR और उसका ROC 32.5 है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द ROC फॉर ऑटो कंपनीज इज. तो अभी हम देखते हैं कि ऑटो कंपनीज के बाद ये है आपका ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स. ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हम लोग सिर्फ अच्छी क्वालिटी कंपनीज का ही देखते हैं. से फॉर एग्जांपल सुंदरम क्लेटन का 47% का आरओसी है. मदरसन सुमी का 45% का आरओसी, 45.7, बहुत बढ़िया आरओसी है. और उसका नेट प्रॉफिट भी 31% इंक्रीज हुआ है और नेट सेल्स 18% इंक्रीज हुआ है वाई वाई. फिर उसके बाद में आप देखोगे तो इसमें एसकेएफ इंडिया जो बेरिंग्स बनाती है उसका भी आरओसी 27.1%, बहुत अच्छा आरओसी है. लेकिन उसका नेट प्रॉफिट सिर्फ 5% बढ़ा है और 6% नेट सेल्स बढ़ा है ऑन अ वाई वाई बेसिस. लेकिन आप देखोगे तो इसका 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 22.6 और 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 19.4 है, विच इज वेरी गुड. बॉश का आप देखोगे तो 19.5 का आरओसी है, लेकिन इसका 72% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है. देखो बहुत हाई प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि सेल्स 19.6% से ग्रो हुआ है.
अब यहाँ पे आईटी कंपनीज का आप देखोगे, यहाँ पे तो आरओसी आप इसमें टीसीएस का आप देखो तो 63.5 का आरओसी है, बहुत बढ़िया। 63.5 का आरओसी मतलब आईटी कंपनी में नॉर्मली क्या होता है कि आईटी कंपनी में देर आर नो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, इन द सेंस देर आर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बट नॉट एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट्स। और इसमें ऐसे होता है कि आईटी कंपनी में कैश जनरेशन बहुत हाई रहती है। तो इसमें आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 63.5% है टीसीएस का, तो विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि टीसीएस का नेट प्रॉफिट सिर्फ 8.9% से इंक्रीज हुआ है वाई, और सेल्स ग्रोथ सिर्फ 6.85% है। बिकॉज क्या हुआ, इसका बेस बहुत बड़ा हो गया है और ऑन दैट हायर बेस इसका ग्रोथ हैज़ बीन बिलो 10%। 12.2% का नेट प्रॉफिट ऑन CAGR फॉर 3 years और 13.5 का सेल्स ग्रोथ 3 years। तो इसमें ऐसा है कि अगर सम म्यूचुअल फंड, सम इन्वेस्टर्स को लगता है कि चलो टीसीएस में स्टेडी ग्रोथ है, ज़्यादा कुछ ऐसा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन ओवर द ईयर इट विल गिव डिसेंट बिलो हाई सिंगल डिजिट्स में अगर उसको रिटर्न मिलता है तो दे विल लुक एट दिस टीसीएस बिकॉज 63.5 का आरओसी है। तो आरओसी का मतलब इफिशिएंटली दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज। उसके बाद आप देखोगे जेन टेक्नोलॉजी एक स्टॉक है जो ड्रोन्स बनाती है ये कंपनी, उसका 38.7% आरओसी है, वो भी बहुत बढ़िया है। नेट प्रॉफिट 199% ग्रो हुआ है, 101% सेल्स ग्रो हुआ है, 241% 3 year CAGR नेट प्रॉफिट और 99% 3 year CAGR सेल्स। मतलब दिस इज अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी, अगर आप देखोगे हाई ग्रोथ कंपनी, वेरी फास्ट ग्रोइंग। बट वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो इसका वैल्यूएशन वेरी वेरी एक्सपेंसिव है। तो दिस इज पीपल हैव ऑलरेडी बॉट इट एट मच लोअर लेवल्स एंड और अभी वो 1400 पे विच इज हाईली एक्सपेंसिव, तो नॉट कंसिडर्ड फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। इन्फोसिस का आप देखो 36.8 बहुत बढ़िया आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बट उसका आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 4.7 का नेट सेल्स देखोगे तो ये है, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ का 8.87 है, 10.6% से 3 year CAGR ग्रो हुआ है और 15% से 3 year सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो इसमें अगर आपको 5-10% का अगर ईयरली अगर रिटर्न एक्सपेक्टेड है, आपको अच्छा डिविडेंड देती है टीसीएस इन्फोसिस, तो आप ये फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस इज गुड। लेकिन अगर आपको इनकेस मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो दिस इज नॉट द कंपनी फॉर मल्टी बैगर रिटर्न। ओरेकल का 35.5% है, ओरेकल इज अ प्रोडक्ट कंपनी, दैट्स वाई उसका आरओसी बहुत ज़्यादा रहता है, बट उसका सेल्स ग्रोथ 10.3% है। सोनाटा सॉफ्टवेयर का 35% आरओसी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट डी ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 15.6% का वाई सेल्स ग्रोथ हुआ है, जबकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट हार्डली एनीथिंग और सेल्स ग्रोथ 26.5 हुआ है। अब ये आरओसी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरओसी का फॉर्मूला ये है कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट इज ईबीआईटी, एबिट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस टोटल डेट। कंपनी ने बैंक से लोन भी लिया है या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने लॉन्ग टर्म का लोन्स लिए हैं, तो वो भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बिजनेस में, और शेयर होल्डर्स का इक्विटी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों कंबाइंड है। अगर दोनों कंबाइंड होते हैं वहाँ पे आरओसी इज द परफेक्ट parameters to consider. So which ratio should you consider, whether you consider ROE or ROC? That is to more important while making investment analysis. You have to understand basic difference between ROE and ROC. और अभी हाई आरओई, why high ROE is better? Higher ROE in a company from its peers means that a company is effectively generating profits for its shareholders. High ROE indicates that company has been able to generate return from its core capital without debt. तो अगर कंपनी में अगर डेट नहीं है तो हाई आरओई मीन्स इफेक्टिवली जनरेटिंग प्रॉफिट टू शेयरहोल्डर्स। तो इफिशिएंसी, यहाँ पे इफिशिएंसी पैरामीटर हैज बीन कंसीडर्ड। Is ROC better financial metric? Yes. If company is more capital intensive, it has debt involved in its balance sheet. अगर बैलेंस शीट पे डेट है, कैपिटल इंटेंसिव है, तो ROC देखना है। ROC is important financial metric to analyze company's ability to generate profit by employing its total capital, that is equity plus debt. If company is debt free, then ROE and ROC more or less will be the same because debt is not involved at all. तो जनरली अगर एमएनसी कंपनीज है, कोलगेट, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, जिसमें डेट फ्री कंपनीज है, काफ़ी सारी डेट फ्री कंपनीज है, तो डेट फ्री कंपनीज में ये होता है कि आरओई आरओसी मोर और लेस सेम रहता है बिकॉज देर इज नो डेट कंपोनेंट इन्वॉल्व। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लीवरेज अगर है, अगर आप कंपनी अगर डेट लेती है बैलेंस शीट में, तो इट इज़ नॉट बैड बिकॉज लीवरेज लेके कंपनी और अमाउंट बिजनेस में डाल सकती है, कैपिटल डाल सकती है, उसमें फैक्ट्रीज, नई फैक्ट्रीज प्रोडक्ट कर सकती है, प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। लेकिन ये लीवरेज लेके कंपनी उस लीवरेज को
कैसे इफेक्टिवली प्रॉफिट जनरेशन में यूज कर रही है, वो इंपॉर्टेंट है. कंपनी कैन इफिशिएंटली मैनेज एंटायर कैपिटल इंक्लूडिंग बोथ इक्विटी एंड डेट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, देन सच स्टॉक्स मस्ट बी केप्ट इन द क्लोज वॉच. तो ये पॉइंट है. लीवरेज लेना कोई बुरी बात नहीं है. अगर डेट फ्री कंपनी है तो बहुत बढ़िया है. अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप देख रहे हो तो डेट फ्री कंपनीज इज द फर्स्ट चॉइस. जैसे हम लोग देखते हैं कि आईटी कंपनीज में आईटी इन्फोसिस है, विप्रो है. फिर एफएमसीजी में आप देखोगे तो कोलगेट, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है. लेकिन ये सब कंपनीज में प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई होता है. तो आरओई और आरओसी जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल. तो वो भी आपको देखना है. हियर वी आर हैविंग टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, एसएमएल, इसूजू. अब इसमें आप देखोगे तो मार्केट कैप 3,37,000 टाटा मोटर्स का है, वेरेज एसएमएल इसूजू का 2,939 है, अशोक लेलैंड का 65,850 है. How companies can improve ROC? So one of the aspects of improving ROC is focus on enhancing profitability and capital efficiency, streamlining of operations, optimizing capital allocation, and continuous monitoring and evaluation. So operational efficiency involves streamlining and optimizing operation to reduce costs, improve productivity, and increase profitability. They do this by enacting lean practices and automation. So basically, if you have lean practices, if you have more of automation, then you can reduce cost, improve productivity, and also you can do process improvements in your processes. This solution can eliminate waste and enhance efficiency. Effective capital allocation also involves evaluating prior and prioritizing capital investment decisions. Companies can focus on projects with high potential returns and align investment with companies' strategic objectives. This also means prioritizing working capital management towards inventory, receivables, and payables, reducing inventory carrying costs, and shortening receivables collection periods related to most profitable projects. Now we will look at what is the difference between ROCE and ROIC. So ROC is return on capital employed, whereas ROIC is return on invested capital. So when you are analyzing the profitability efficiency in terms of capital, both ROIC and ROCE can be used. So ROIC is adding another dimensions to analyzing of companies. Return on invested capital. So both metrics are similar as they provide measure of profitability of a total capital per total capital of the firm. So in general, both ROIC and ROCE should be higher than company's weighted average cost of capital in order for company to be profitable in the long run. So this is very important. They should be higher than WACC. WACC is weighted average cost of capital. So both ROC and ROIC should be greater than company's weighted average cost of capital. So cost of capital is the one which needs to be reduced. ROIC generally based on same concept as ROC, but its components are different. So ROIC is what? ROIC is net operating profit after tax divided by invested capital. So net operating profit after tax is a measure of EBIT into 1 minus tax rate. This takes into consideration the company's tax obligation, but ROCE usually does not. So ROCE is before tax, whereas ROIC is after tax. So invested capital in ROIC calculation is slightly more complex than simple calculation for capital employed using ROC. So invested capital, what is invested capital is net working capital plus property, plant and equipment plus goodwill and intangibles, or total debt and leases plus total equity and equity equivalents plus non-operating cash and investments. So the invested capital is generally more detailed analysis of firm's overall capital. So this is the so ROIC includes the invested capital. So net working capital plus property, plant and equipment plus goodwill and intangibles, which ROC does not include. So ROIC includes. So ROIC is a calculation which takes into account profit after tax. So that is the difference which is to be noted here. Now this is interesting. We are now looking at companies with very high ROC, ROIC and ROE. Okay. I have aligned this based on market capitalization, which is highest market cap is coming first, so descending order of market capitalization. Okay, so here if you see here, TCS comes first with highest market capitalization because we have done this sorted on market capitalization. So TCS ROC is 64%, ROIC is 83%,
and ROE is 51%. Excellent numbers, very excellent numbers. The only problem here is if you only go by this based for stock valuation, then you also have to look at sales variance. So sales growth कितना है? अब TCS में sales growth सिर्फ 5% है, तो आपको वो हिसाब से देखना है कि इवन दो दीज रेशियोज आर हाई बट सेल्स ग्रोथ इज लेस। उसके बाद बजाज ऑटो देखोगे तो उसका सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है 29%, और उसका ROIC देखो तो 472% है, बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है। और 33% ROC और 26% ROE है। उसके बाद नेस्ले का आप देखोगे तो 9% सेल्स ग्रोथ है, बहुत कम है 9%, लेकिन उसका ROIC देखोगे तो 133% है। उसके बाद आइशर मोटर्स है जिसका 12% का सेल्स ग्रोथ है, लेकिन ROIC 102% है, बहुत बढ़िया। सो दिस इज वे यू हैव टू एनालाइज स्टॉक्स। आइशर मोटर, HDFC AMC का देखो ROIC तो बहुत ही ज्यादा है, 38 का ROC है और 29 का ROE है। कोलगेट का आप देखो तो 91 का ROIC है, लेकिन इसका ग्रोथ सिर्फ 10% है। तो आपको इसमें देखना है कि जिसका ROIC और ROC ही ज्यादा है लेकिन ग्रोथ भी ज्यादा है और PE कम है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। ऑफ कोर्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड स्टॉक्स, लेकिन ये आपको यू हैव टू लुक एट दिस। अबाउट इंडिया का आप देखो 7% सेल्स ग्रोथ है, लेकिन ये सब नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन सेल्स ग्रोथ नहीं है इसमें। ग्लैक्सो फार्मा में भी सेल्स ग्रोथ 18% है, लेकिन ये बहुत बढ़िया, ROIC 83%। तो इसमें यू हैव टू फाइंड आउट सच स्टॉक। लाइक कैस्ट्रॉल का आप देखोगे तो 62% का ROIC है, लेकिन ग्रोथ 2% का है। कैम्प्स कैम्प्स में 24% का ग्रोथ, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे वोल्टेम ट्रांसफार्मर का 14% का ग्रोथ है, लेकिन ROIC 67, बहुत बढ़िया, 31 ROC और 24 ROE, बहुत बढ़िया नंबर। सो वोल्टेम ट्रांसफर कैन बी लुक्ड एट। उसके बाद टिप्स इंडस्ट्रीज का 104% ROIC है, देखो ये, और 103% ROCE है और 79 ROE है, और 22 का भी ग्रोथ है। तो ये सबसे बेस्ट इज टिप्स इंडस्ट्रीज, जिसमें सब नंबर्स अच्छे हैं। बट पी भी देखना पड़ेगा आपको, अगर प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है तो दिस इज नॉट वर्दी फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सब चीज़ आपको ये सिर्फ एक या दो पैरामीटर देखना नहीं है, देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स विच यू कैन look at while evaluating companies. So this was more about how ROCE, ROIC and ROE for a company, and against that what is the sales growth, against that what is the price to earning. So ये सब कुछ देखना है आपको, net profit growth, sales growth, ROIC, ROCE, ROE and PE also, price to earning ratio. So it is a combination of multiple parameters which you have to look at while evaluating a company's fundamentals. This is an interesting slide. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ROIC, जिसका ROIC सबसे ज़्यादा है, इंटरग्लोब एविएशन का 210% का ROIC है, करंट P 20 है, उसका आप रेवेन्यू देखोगे तो ये है, नेट प्रॉफिट माइनस है। तो ROIC सबसे ज़्यादा इंटरग्लोब एविएशन का है। उसके बाद नेस्ले का 116%, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 71%, बट इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है। कोलगेट का भी 70% है, एसआब इंडिया का 53% है, ये बहुत बढ़िया है। करंट P 57 है, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव है। टाटा कंसल्टेंसी का 50 का ROIC है, 32 का P है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 49 का ROIC है और 16 का प्राइस टू अर्निंग है, लुक्स गुड। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर इंडस्ट्रीज का 47 का ROIC, बहुत बढ़िया, और 77 का P, लेकिन ये हाईली एक्सपेंसिव है, 77 P इज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन इसका ग्रोथ भी अच्छा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। कोल इंडिया का ROIC 42 है और 9 का P है, ये भी बहुत अच्छा है। कैस्ट्रॉल का 40 का है और 28 का P है, ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ आप देख सकते हो कि ट्रेंड कंपनी का ROIC जो है 32.6 का है, लेकिन P इज 135। तो ये P पे बेसिस पे ट्रेंड इज कोटिंग एट 5651, तो ये लुक्स एक्सपेंसिव, लेकिन इसका ग्रोथ 50% है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है। 88% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है QOQ, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है कंपनी का, ये जो 135 जो है ट्रेंड का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है, वो बहुत सारी पैरामीटर्स पे ये डिपेंडेंट होता है, जैसे आपका सेल्स ग्रोथ, आपका प्रॉफिट ग्रोथ, ROIC, ROCE, उसके बाद में जैसे उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये सब चीज़ में P डिपेंडेंट है। तो ये सिर्फ ROIC या ROC के बेस पे आप कंपनी का वैल्यूएशन नहीं कर सकते, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल वैल्यूइंग अ कंपनी। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है मैज़गांव डॉक की, देखते हैं हम लोग, क्योंकि मैज़गांव डॉक इज वेरी मच इनटू द न्यूज़ बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट्स
प्राइस अप्रिसिएशन फास्ट हुआ है। तो मैजगा डॉक इज कोटिंग एट 5553, उसका ROIC है 31%, बढ़िया है। 57.8, 58 का उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है विच इज़ वेरी हाई, लेकिन इसका ग्रोथ भी अच्छा है। लेकिन आप देखोगे तो रेवेन्यू देखोगे तो 31% से इम्प्रूव हुआ है। तो 30% ऑन QOQ टर्म्स इज ए वेरी गुड नंबर। लेकिन नेट प्रॉफिट QOQ देखो 5.8% से मूव है। तो इसमें भी देखोगे तो मजगांव डॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो इसमें ऑर्डर्स का भी एक है पॉइंट है। डिफेंस सेक्टर में है तो अकॉर्डिंगली वो डिफेंस का एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड होता है इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। ये जो 58 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इसमें बहुत सारा वेन एवर द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज टू हाई, जैसे 135 ट्रेंड का है, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन बिल्ड होते हैं। और अगर रिजल्ट जो आते हैं वो रिजल्ट आर नॉट एज बेस्ड ऑन दिस हाई एक्सपेक्टेशन, तो ये पी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इवन दो ये ROIC इज 32.6%। तो ये सब चीजें, ये पी जो होता है ये कंटिन्यूसली ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन जैसे जैसे होप्स बिल्ड होता है। जैसे बुल रन आता है, बेर मार्केट आता है, तो ये पी फ्लक्चुएट होता है, पी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पी एक्सपांड होता है। बुल रन में पी एक्सपांड होता है। लेकिन अगर अर्निंग्स अगर नहीं आते एक्स पर एक्सपेक्टेशन तो मार्केट, तो ये पी भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। so this point also has to be noted when you are looking at companies with ROIC, ROC and ROE.